नमस्कार। पूरा मीडिया इस बात को लेकर लगा हुआ है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है। यकीनन अगर गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं तो यह लहर है, क्योंकि 1985 का माधव सिंह सोलंकी का 149 सीटों का रिकॉर्ड टूट गया है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल एमसीडी के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, बावजूद इसके कि 4 मुख्यमंत्रियों और 1 दर्जन कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। अमित शाह उस पूरे एमसीडी चुनाव पर निगाह रखे हुए थे, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी जो है चुनाव जीत गई, जबकि उस पूरे चुनाव को इन्होंने राष्ट्रीय चुनाव बना दिया था। याद कीजिए किस तरह के मुद्दे हेमंत बिस्व शर्मा या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और यही नहीं, उन चुनावों से पहले जिस तरह से सत्येंद्र जैन का मसाज वीडियो आता है, मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करती है, इन तमाम चीजों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनावों में जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश, यह ना भूलें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन का क्या जोर था। वहां पर खतौली विधानसभा में जो है उपचुनाव था, रामपुर में उपचुनाव था और मैनपुरी में लोकसभा चुनाव था। खतौली जहां से विक्रम सैनी वो उम्मीदवार हुआ करते थे, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई। रामपुर में पुलिस ने पूरी जोर आजमाइश की और यही शिकायत बार बार समाजवादी पार्टी करती रही। वहां पर बेशक झटका लगाओ समाजवादी पार्टी को, मगर मैनपुरी में पूरा जोर लगा दिया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, वहां भी आप हार गए। उड़ीसा में आप हार गए, राजस्थान में आप हार गए, और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई, उस राज्य में जहां 98% आबादी हिंदुओं की थी। वहां पर आप चुनाव हार गए, जबकि कांग्रेस ने कोई बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा था। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुजरात में तो जीत मिलनी थी, और खासकर उस राज्य में जहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, दिखाई ही नहीं दे रही थी, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, उनके पास सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, हिंदुत्व था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को जीत मिलनी थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे में सिर्फ गुजरात में जीत, और मैंने आपको तमाम मिसालें दी, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो फिर इसे मोदी की लहर क्यों बताया जा रहा है? बताइए। हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ जहां पर 98% आबादी हिंदुओं की थी? क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में बेशक 98% आबादी हिंदुओं की थी, मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डरा नहीं पाई ना। क्योंकि देखिए, अगर 10-15% आबादी मुसलमानों या माइनॉरिटीज की होती, तब बीजेपी कहती कि मुसलमान तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा अमित शाह की रैली थी हिमाचल में, तब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के हिंसक आंदोलन के इतिहास की याद दिलाई थी। बाबर का जिक्र भी किया था, उस बाबर का जिसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर राम मंदिर बनने वाला है, फिर भी बाबर का जिक्र। यानी कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी जहर बोने का काम इन्होंने किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में आप हार गए। 15 सीटों का करीब फर्क दिखाई दे रहा है इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। आप हार गए मैनपुरी का चुनाव, आप हार गए खतौली का चुनाव, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। क्या हम इन तमाम मुद्दों से मुंह मोड़ सकते हैं? राजस्थान के उपचुनाव से क्या हम मुंह मोड़ सकते हैं? उड़ीसा के उपचुनाव से हम मुंह मोड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, हिमाचल और एमसीडी के चुनावों से हम मुंह मोड़ सकते हैं, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि साम दाम दंड भेद, पैसा, नेता, चेहरे, तमाम लोगों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में किया। आज मैं आपके सामने एक और सवाल रखने वाला हूं दोस्तों। याद कीजिए, जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे थे कि एमसीडी के अंदर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, यानी कि हम अपने दम पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीद के अपने पाले में ला सकते हैं और मेयर तो हमारा ही बनेगा। याद कीजिए, भाजपा का एक एक नेता, इनका पालतू एक एक गोदी मीडिया एंकर क्या कह रहा था कि पार्षद तो हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि अब ये खुलेआम खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वाहियात आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय खुलेआम कह रहा था कि मेयर तो हमारा बनेगा, क्योंकि यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? खुलेआम तुम खरीद फरोख्त की बात कर रहे हो,
खुलेआम तुम ये कह रहे हो कि यहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसलिए उनके पार्टी के लोगों को हम अपने पास ला सकते हैं, डरा के, धमका के या अन्य तरीकों से, जैसे तुमने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, एक जमाने में गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया। खुलेआम इस तरह की बातें हो रही थी। और आज हिमाचल प्रदेश में भी क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में भी ये बातें होने लगी कि अब हमें अपने विधायकों को जो जीत कर आए हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान या चंडीगढ़ किसी रिजॉर्ट में डाल देना चाहिए। ये लोकतंत्र है? आप बताइए, किसी भी सूरत में लोकतंत्र दिखाई देता है? ये मजाक चल रहा है। और ऐसे में जब इन माहौल में विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपनी सरकारें बना रही हैं, जहां एमसीडी में भी डर लगा हुआ है कि साहब हमारे पार्षदों को चुरा लेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी डर लगा हुआ है हमारे विधायकों को चुरा लेंगे, तो इसे आप मोदी की लहर कैसे बता सकते हैं भाई? ये लोकतंत्र छलावा है और इसके अलावा कुछ नहीं। एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं वो आईना दिखा रहे हैं, इस समाज को आईना दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है, जो अपने आप में कितनी अजीबोगरीब, कितनी वाहियात बात है दोस्तों। आज हमारे जहन में कई सवाल हैं, 2 सवाल हैं जिनका खासतौर पर मैं जवाब देना चाहता हूं। पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की जीत की वजह क्या है? तो सीधा सा जवाब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती अपने उम्मीदवारों की जुझारू लड़ाई से, जिस पैशन से, जिस डेडिकेशन से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लड़ाई लड़ी। क्योंकि देखिए, जिम्मा किसे दिया गया था? राजीव शुक्ला को। राजीव शुक्ला ने बहुत ही ढीला काम किया। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि वो जानबूझ के ढीला काम कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि बीसीसीआई में क्रिकेट के जो उनके दोस्त हैं अनुराग ठाकुर, उन्हें नुकसान ना हो। तो हिमाचल प्रदेश में राजीव शुक्ला के बावजूद वो जीत गए। तो पहला श्रेय तो वहां के पार्टी के उम्मीदवारों को जाता है जिन्होंने लोकल मुद्दों को भुनाकर लड़ाई लड़ी। प्रियंका गांधी ने आधा दर्जन चुनावी सभाएं की और इस वक्त कई कांग्रेस के नेता उन्हें श्रेय देना चाहेंगे। मैं उस श्रेय से कुछ अलग नहीं लेना चाहता, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिर्फ 5 या 6 रैलीज क्यों की? आपको ज्यादा रैलीज करनी चाहिए थी, आपको रोड शोज करने चाहिए थे, लगातार करना चाहिए था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो मौसम भी इतना अच्छा है। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? सिर्फ 5 रैलियां। क्योंकि देखिए, प्रियंका जब भी लोगों से मिलती थी तो लोगों में उन्हें देखकर एक उत्सुकता थी, एक व्याकुलता थी, एक क्यूरियोसिटी थी। तो कांग्रेस को उसे भुनाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। प्रियंका गांधी गई, उनका असर पड़ा होगा, मगर उस पैमाने पर नहीं। क्योंकि देखिए, अगर राहुल गांधी वहां होते, प्रियंका गांधी वहां होती, राजीव शुक्ला अगर शुरू से ही अपनी टीम से काम करवा रहे होते, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों तक नहीं पहुंचती। मगर जीत गए। मगर अब भी उनके जहन में डर है और आने वाले 6 महीने बहुत अहम होने वाले हैं। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की जो आदत होती है ना, आने वाले दिनों में कोई पार्टी का नेता नाराज हो जाएगा, वो कुछ विधायकों को लेकर कहीं और चला जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा कि राजस्थान में होते होते रह गया। तो मुझे डर यही हिमाचल को लेकर है और वहां पर फिर से खेला ना हो जाए। मगर जैसे मैंने कहा ना, यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है कि हिमाचल प्रदेश में जीत के बावजूद कांग्रेस के मन में डर लगा हुआ है कि कहीं उनके विधायकों को चुराना लिया जाए, उठाना लिया जाए। वही हाल एमसीडी के चुनाव और उनके नतीजों को लेकर है। कितने शर्म की बात है। अब मैं जानता हूं आपके जहन में एक और सवाल होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ा? तो इसका सीधा सा जवाब है, इनमें से किसी राज्य से भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी। तो जाहिर सी बात है, इस सवाल का यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका असर पड़ा या नहीं पड़ा। दूसरी बात, अगर तो मीडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उसी अंदाज में दिखा रहा होता जैसे अन्ना आंदोलन को दिखाया था, या जिस तरह से मीडिया ने जेपी आंदोलन को तवज्जो दी थी, तब हम यह कह सकते थे कि गुजरात पे, हिमाचल पर इसका असर पड़ा या नहीं पड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया ही नहीं गया। तो आप मुझे बताइए ना, जिस यात्रा को दिखाया ही नहीं गया उसका भैया क्या असर पड़ेगा? अब
एक नसीहत राहुल गांधी के लिए, आपकी यात्रा का क्या नाम है? भारत जोड़ो यात्रा। अब मुझे एक बात बताइए, भारत को जोड़ने के सबसे दो बड़े प्रतीक कौन है? कौन है बताइए, सबसे दो प्रतीक बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से भारत जोड़ो ये जो शब्दावली है, जैसे ये चीज आपके सामने आती है तो कौन से दो लोग आपके जहन में आते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, तमाम जातियों, धर्मों की एकता की वकालत की, और सरदार पटेल जिन्होंने बतौर गृह मंत्री पूरे देश को जोड़ा। क्योंकि आप जानते हैं भारत कई हिस्सों, कई किंगडम्स में बसा हुआ था, बटा हुआ था। सरदार पटेल इन सबको एक साथ लेकर आए, चाहे हैदराबाद हो, चाहे गीर हो, तमाम जो छोटी छोटी अपने घराने थे, राज्य थे, उन्हें वो भारत के अंतर्गत लेकर आए। तो भारत जोड़ो की ये दो सबसे बड़े प्रतीक है। इसलिए राहुल गांधी से मेरा एक सवाल, क्या आप गुजरात के अंदर पोरबंदर से लेकर राजकोट या पोरबंदर से लेकर अहमदाबाद तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर सकते थे जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे? देखिए, मैं जानता हूं कांग्रेस के नेता कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमने तो कन्याकुमारी से शुरू की और वो हम श्रीनगर तक ले जाएंगे। ये बहुत ही वाहियात तर्क है। जब आप जानते हैं चुनाव हो रहे हैं, मैं जानता हूं राहुल गांधी कहते हैं इसका मकसद राजनीतिक नहीं है, नहीं, मगर हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के तमाम नेताओं का ध्यान जो था वो भारत जोड़ो यात्रा की तरफ था, गुजरात की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। आप बताइए ना, गुजरात में ना प्रियंका गांधी गई और राहुल गांधी गए तो 2 दिन के लिए गए। कल्पना कीजिए अगर राहुल गांधी ने पोरबंदर से राजकोट उसी दौरान भारत जोड़ो यात्रा की होती तो कांग्रेस का पूरा काडर ऊर्जा से भर जाता, एनर्जाइज्ड हो जाता, पूरे दम के साथ लड़ाई लड़ता, और उनका जो सोया हुआ सपोर्टर है, समर्थक है, वो जागरूक हो जाता, वो भी जमकर लड़ता। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से निकाली होती बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका क्या असर पड़ा होता बताइए? मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुजरात को तो उन्होंने छुआ भी नहीं, बस 2 दिन के लिए आ गए थे बेमन से। रैली की भी तो कोई बहुत ऊर्जा नहीं थी उनके हाव भाव में। तो भारत जोड़ो यात्रा अच्छी बात है, कोई मना नहीं कर रहा है। मैंने इस जज्बे की तारीफ भी की और मैंने हर बार कहा है कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हर गली हर कूचे में होनी चाहिए, और इस जिम्मेदारी राहुल गांधी पे नहीं, आप में और हम में होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं पिछले 8 सालों से किस तरह से धर्मों को डिमोनाइज किया जा रहा है, लोगों को जो है राक्षस के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये तमाम चीजें थी। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका एक राजनीतिक पहलू भी हो, और भारत जोड़ो यात्रा को कम से कम उस दौरान गुजरात से होकर गुजरना चाहिए था। नतीजों पर थोड़ा बहुत असर तो जरूर पड़ता, बीजेपी शायद फिर भी जीत जाती, मगर ये जो बुरी तरह से रौंद दिया गया है ना, करीब 155-157 सीटें जो मिल रही, कम से कम ये नहीं होता। ये हुआ। और सबसे बड़ी बात ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश में जीत के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां शुरू कर दी थी। ऐसा कुछ राहुल गांधी को भी करना चाहिए था उत्तर प्रदेश के बाद, उन्होंने नहीं किया, या कम से कम उनके काडर को जुट जाना चाहिए था। ये सब तमाम चीजें नहीं हुई, इससे मुंह नहीं मोड़ना है। क्योंकि ये ना भूलें, आपका मुकाबला एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो साम दाम दंड भेद से जीतना जानती है। विपक्ष जीत भी जाए मगर कुछ महीनों बाद सरकार वही बनाते हैं। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। चाहे विपक्ष मिलकर गठजोड़ वाली सरकार बना लें, मगर ये लोग इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि कुछ दिनों बाद सरकार गिर जाएगी। और यही डर मेरा हिमाचल प्रदेश को लेकर है कि कुछ दिनों बाद वहां पर भी ये हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र मजाक हो गया है। तो एक तरफ तो भाजपा का सामदाम दंड भेद, ऊपर से उनके जहरीले नेता। याद कीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी। गोधरा में जाके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रैली की थी, वहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से उनके नेता आचरण करते हैं, बर्ताव करते हैं। आपके पास वैसे जहरीले नेता ही नहीं है, वैसे कट्टर नेता ही नहीं है। खैर, आपको उस राह पर चलना भी नहीं चाहिए, यानी कि विपक्ष को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हें उस जहरीली राह पर चलना ही नहीं चाहिए। मगर इस जहर का फायदा बीजेपी को हो रहा है, और हकीकत यह है कि सिर्फ बीजेपी को ही हो सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।